Hello, good evening everyone. This is Sonia Kaushik and you are watching my YouTube channel KC Biozone. So today we are going to start our next chapter in class 12 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम जेनेटिक्स. चैप्टर 6 that is molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance. ऑलराइट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पता होना चाहिए व्हाट इज मॉलिक्यूलर बेसिस. तो बेटा हम यहाँ बात करेंगे इस चैप्टर में डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स. डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स की बात करेंगे कि इनमें से किसका रोल था इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या है? व्हाट इज इनहेरिटेंस? Inheritance is transfer of characters from parents to offspring. Transfer of characters from parents to offspring. और from one generation, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. ऑलराइट, दिस इज इनहेरिटेंस. बट व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दिस इनहेरिटेंस? लास्ट चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा मेंडल कॉल्ड दैट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट. हमने पढ़ा कि मेंडल ने बताया कि पर्टिकुलर ट्रेट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? फैक्टर. देन जॉनसन टर्म इट एज अ जीन. जॉनसन ने कहा कि टर्म जीन रिस्पॉन्सिबल है. उसके बाद सटन एंड बॉबली ने कहा कि जीन्स आर लोकेटेड इन द स्पेसिफिक लोकाई, जीन लोकाई ऑन द क्रोमोसोम. तो क्या रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन. सो आउट ऑफ दीज हाउ इट वॉज डिटरमाइंड, कैसे ये पता लगा कि इनमें से डीएनए जेनेटिक फैक्टर है या जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है या फिर प्रोटीन है या आरएनए है. व्हाट एक्सपेरिमेंट वाज डन फॉर दैट कंफर्मेशन? कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, किन साइंटिस्ट ने वो काम किया, किस ऑर्गेनिज्म पे वो काम किया? तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं एंड दिस चैप्टर विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक with information of central dogma. Do you know about central dogma? Central dogma of molecular biology. Central dogma of molecular biology. Do you know that? Any one of you? What is central dogma? No idea. Central dogma of molecular biology. This is the conversion of information in DNA into mRNA. फिर DNA के अंदर जो information है वो convert हो जाएगी mRNA के अंदर, और mRNA के अंदर जो information है वो convert हो जाएगी किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर. आप सभी को पता है that nucleus having a thread-like structure, जिस chromatin बोलते हैं, including that takes the shape of chromosome at the time of cell division. तो न्यूक्लियस के अंदर है डीएनए. डीएनए कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? किसके अंदर कन्वर्ट होता है? आरएनए, एमआरएनए के. आरएनए के टाइप्स होते हैं आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए. तो अभी हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए. एंड दैट मैसेंजर आरएनए विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन. उससे क्या बन जाते हैं? प्रोटीन. दिस इज सेंट्रल डॉगमा. दिस इज हाउ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा. और ये सेंट्रल डॉगमा बच्चों किसने दिया था? गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक. फ्रांसिस क्रिक, FRANCIS. फ्रांसिस क्रिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम. हु गेव द सेंट्रल डॉगमा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डॉगमा? तो इट वॉज फ्रांसिस क्रिक. और वो सेंट्रल डॉगमा में क्या इन्फॉर्मेशन होती है बेटा? डीएनए कन्वर्टेड इनटू एमआरएनए, एमआरएनए कन्वर्टेड
प्रोटीन, और इसको हम जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। नाउ व्हाट टाइप ऑफ न्यू प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे यस बेटा सेंट्रल डोगमा, जिसके ऊपर पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेस्ड है। पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेस्ड है कि डीएनए कन्वर्ट होगा एमआरएनए में और एमआरएनए कन्वर्ट होगा प्रोटीन में। एंड यू नो प्रोटीन परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन अवर बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी में काम करते हैं, हार्मोन का प्रोटीन हमारी बॉडी में काम करते हैं, एंजाइम्स की तरह, एंटीबॉडीज की तरह। सो वेरियस फंक्शंस आर। सो डोगमा मीन्स दैट इज समथिंग ऑन विच द होल सिस्टम बेस्ड। पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल, दैट इज बायोमोलिकुलर लेवल। हमारा सेल अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल से बना है, जिसमें आपने पॉलीसेकेराइड किया, आपने अमीनो एसिड्स किया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स किया, जिसमें डीएनए आरएनए है। तो मेन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही है, जिसकी वजह से करैक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, सो वो क्या था? वो डीएनए था, आरएनए था, या वो प्रोटीन था? वी स्टडी ऑल दैट इन, यू ऑल नो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट इनिशियली इट वॉज नॉट नोन। ये किसी को पता नहीं था दैट डीएनए इज द जेनेटिक। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट इज प्रोटीन, सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इट इज RNA, some believe that it was DNA. So different scientists performed different experiments to confirm, and they gave proof that how DNA is the genetic material. We are going to study process replication, transcription and translation in detail in this chapter. What is that? Have you heard about DNA replication? See, when cell division occurs, साइटोकाइनेसिस अक्कर सेल डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस अक्कर जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। समझ में आ गई बात? तो देखिए, इफ डीएनए फॉर्म्स अ न्यू कॉपी ऑफ डीएनए, अगर डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है, इफ डीएनए फॉर्म्स अ कॉपी ऑफ डीएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? रेप्लिकेशन। इन विच फेज इट अकर्स? आपने क्लास 11th में पढ़ा है, सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में ये पढ़ा है आपने। कौन से फेज में होती है बेटा? एनी वन ऑफ यू, कौन से फेज में होती है रेप्लिकेशन? एस फेज। दिस इज क्वेश्चन आस्क्ड इन नीट एग्जाम। एस फेज ऑफ सेल साइकिल। एस फेज में जो है रेप्लिकेशन होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन डीएनए कन्वर्टेड इनटू mRNA, what is the process called? DNA से mRNA बनता है। मैंने आपको बताया DNA से DNA बनेगा, that is replication। अब अगली प्रोसेस हम इस चैप्टर में करेंगे डिटेल में विद स्टेप्स कि DNA से mRNA कैसे बनता है। माय डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन। आप इसको आरएनए सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स आरएनए सिंथेसिस। समझ में आ गया? आरएनए सिंथेसिस। नेक्स्ट, नाउ दिस एमआरएनए, अब इस एमआरएनए का क्या होगा? मॉलिक्यूलर सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का? कि आरएनए विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स। आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन्स। और इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस भी इसको कहा जाता है। डन एवरीवन? डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है तो रेप्लिकेशन कहेंगे। डीएनए से एमआरएनए बनता है तो हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, रेप्लिकेशन अकर्स इन न्यूक्लियस। ये भी न्यूक्लियस के अंदर हो रही है।
ट्रांसक्रिप्शन occurs in न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, वहां पे हो रही है। और ट्रांसलेशन होती है बच्चों साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो फ्लूइड मिलता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर हो रही है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म भी लिख सकते हैं बच्चों। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अभी तक हमें जो इंफॉर्मेशन समझ में आई है वो ये है कि डीएनए कन्वर्ट होता है, हमारी सेल का जो डीएनए है ये कन्वर्ट होता है एमआरएनए के अंदर, और एमआरएनए कन्वर्ट होता है प्रोटीन के अंदर। दिस इज सेंट्रल डॉग्मा, यही पढ़ा हमने। डीएनए कन्वर्ट हो रहा है एमआरएनए, ये इंफॉर्मेशन सीधी चलेगी, हमने तो ये पढ़ा। लेकिन इन सम केसेस ऑफ वायरसेस इट इज नॉट ट्रू। कई केसेस में रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी देखा गया। व्हाट इज दैट? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। कैन यू इमेजिन अगर ये एमआरएनए से अगेन क्या बन जाए? डीएनए। एमआरएनए से क्या बन जाए दोबारा? डीएनए। देखिए यहाँ ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड था बच्चों, वो है एंजाइम, इसके लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है? ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन के लिए? ट्रांसक्रिप्टेज, जो डीएनए को कन्वर्ट करता है एमआरएनए के अंदर। वहीं अगर हम बात करें कि एमआरएनए अगेन कन्वर्टेड इनटू डीएनए, एमआरएनए अगर रिवर्ट हो जाए, ये केस कैसा हो जाएगा बच्चों? एमआरएनए से दोबारा डीएनए बन गया जो अभी तक नहीं था, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा। और ये रिवर्स सेंट्रल डोग्मा किसमें मिलता है? स्पेशल तरह के वायरसेस। कौन से? इन रेट्रोवायरसेस। इन रेट्रोवायरसेस, कुछ रेट्रोवायरसेस के अंदर ये देखा गया है। कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ रेट्रोवायरस? क्या रेट्रोवायरस का कोई एग्जांपल आप देख सकते हैं? HIV। HIV दैट इज ह्यूमन इम्यूनो, जस्ट स्पीक लाउडली, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कौन सी डिजीज होती है इससे? यस, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज। एड्स में क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, स्पेसिफिकली टी हेल्पर सेल, और फैक्ट्रीज का काम करते हैं मैक्रोफेजेस सेल। तो टी हेल्पर सेल का नंबर कम होने की वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? आवर बॉडी या पेशेंट की बॉडी विल बी मोर प्रोन टू अदर अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस। जो मुंह का परस जो पैथोजन है वो भी इन्फेक्शन कर देते हैं। तो ग्रुप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड सिंड्रोम। इट इज नॉट अ सिंगल डिजीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। समझ में आ गई बात? तो HIV कैसा वायरस है? रेट्रोवायरस है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने की हिम्मत रखता है। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बच्चों यहाँ पे? नहीं, रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा तो है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए से दोबारा डीएनए बनेगा तो इसको क्या कहेंगे? द प्रोसेस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड एंजाइम यूज इज, एंजाइम कौन सा यूज होगा यहाँ पे? रिवर्स, यस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे ट्रांसक्रिप्शन के लिए ट्रांसक्रिप्टेज यूज हुआ, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या यूज होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। गॉट इट? यहाँ तक समझ आया सभी को? क्लियर? एनी डाउट? नो? यस, एनी डाउट? नो? चलिए
मैं रब द बोर्ड। चलो अब बात करते हैं हु डिस्कवर्ड दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम या हु डिस्कवर्ड ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्टेज। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जो डिस्कवरी थी, डिस्कवर्ड बाय टाइमन एंड बाल्टीमोर। कौन साइंटिस्ट थे, टाइमन एंड बाल्टीमोर। और यही रीजन है बच्चों कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड बाल्टीमोर एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को बाल्टीमोर एंजाइम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी की किसने, टाइमन एंड बाल्टीमोर। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी दैट रिवर्सेस द सेंट्रल डॉगमा एंड दैट इज कॉल्ड रिवर्स सेंट्रल डॉगमा। Done everyone? Yes. Now the enzyme used for replication is DNA से जब DNA की कॉपी बनती है the process is replication and the enzyme used is DNA polymerase enzyme. Which enzyme is used here? DNA polymerase enzyme. Next, when DNA converted into mRNA, the process called, इस process को क्या बोलते हैं, transcription. And the enzyme is, आप उसको RNA पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं। DNA बना रहा है तो DNA पॉलीमरेज, RNA बनाएगा तो क्या कहेंगे, RNA पॉलीमरेज एंजाइम। और एक और नाम है इसका, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन बोलते प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्टेज भी इसको हम बोल सकते हैं। समझ में आ गया? अब ट्रांसलेशन के लिए बच्चों, उसके लिए कोई ऐसे, जैसे हमने आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज के ऐसे कोई पॉलीमरेज नहीं है वहाँ पे अमीनो सिंथेटेजेस है जो कि डिफरेंट होते हैं। हमारे पास 20 अमीनो एसिड है जो जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं। 20 अमीनो एसिड जिसमें से कुछ एरोमेटिक है, कुछ न्यूट्रल है, कुछ एसिडिक है और कुछ बेसिक है। तो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड को बाइंड करने के लिए in a polypeptide chain, different amino acid synthetases enzyme are required. 20 different enzymes are required. So translation is a different process. और जितने भी हम प्रोसेस इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे, हम कौन सी करेंगे यहाँ पे, रेप्लिकेशन, हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और हम बात करेंगे ट्रांसलेशन। जितने भी रिएक्शन करेंगे बच्चों, 3 स्टेप प्रोसेस रहेगी। मेनली ये दो, कौन कौन से स्टेप होंगे इसमें, ये ट्रांसलेशन में भी स्टेप्स कौन से होंगे, 3 मेन स्टेप्स। वन इज द स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस, दैट इज इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या आएगा बच्चों, प्रोसेस को स्टार्ट करवाना। दूसरा स्टेप क्या होगा, डीएनए आरएनए की लेंथ को बढ़ाना।
इलोंगेशन, और तीसरा प्रोसेस का खत्म होना, दैट इज टर्मिनेशन। गॉट इट? समझ में आ गया? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। कुछ चेंजेस बिल्कुल रहेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो उसमें प्राइमर की जरूरत होती है। आरएनए के ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। आरएनए सिंथेसिस होगी, वहाँ प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पॉलीमरेज एंजाइम कुछ रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करता है, तब वो स्टार्ट करेगा। प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ट्रांसलेशन में राइबोसोम्स की जरूरत होगी। आपने पढ़ा है क्लास 11th में सेल बायोलॉजी में, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन लेस है, प्रोटीन फैक्टरीज। तो हम प्रोटीन सिंथेसिस में देखेंगे कि राइबोसोम्स कैसे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंड मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विल बी देयर, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस में एक और आरएनए हेल्प करेगा। वो आरएनए है टीआरएनए। कौन सा? टीआरएनए। आप हर रोज की चीजें जो भी हम करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, उनको हर रोज जाके रिवाइज करें। ओनली देन दिस चैप्टर विल बी इंटरेस्टिंग and it is easy to understand. Otherwise, these all are new terms for you. The study of inheritance and variation, all that is called genetics. तो ये genetics है, तो थोड़ा आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। इतनी डिटेल में क्लास 10th में ये नहीं था, 11th में नहीं था, 11th में तो था ही नहीं। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन थोड़ा बहुत था, मॉलिक्यूलर बेसिस इतना डिटेल में नहीं था। तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इज दैट क्लियर? Last concept I am going to tell you. I am talking about mRNA, I am talking about tRNA, I am talking about RNA. तो ये RNA कितने टाइप के हैं और कौन सा कितने % मिलता है, ये नीट में क्वेश्चन आता है, काफी बार आता है। तो ये एक आप टॉपिक कर लीजिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है नीट एग्जाम के लिए। ठीक है? इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फर्स्ट पहले हम डीएनए की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी करेंगे, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए टू कंफर्म द जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद वी विल कम टू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। फिर ऑपेरॉन आएंगे इसमें। प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो जीन्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। लैक ऑपेरॉन है आपके सिलेबस में, ट्रिप्टोफैन। फिर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। सो इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन साथ साथ करेंगे, रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। ओके? एंड माय क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ आरएनए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए आई हैव टोल्ड यू? कौन कौन से बताइए? mRNA, Yes, tRNA, mRNA, rRNA, RNA, tRNA. tRNA. What do you think? Which of them will be abundant in our cells? कौन सा सबसे ज्यादा होगा? mRNA. You are saying mRNA, yes you. mRNA, yes you. mRNA, you. Which RNA will be more? No idea. mRNA is the wrong answer. RNA, ribosomal RNA is the abundant. 80 to 85%. Very very important question for you. Most of the student answers mRNA, but the right answer is rRNA, that is ribosomal RNA. 80 to 85% of RNA is rRNA, so it is most abundant. Most abundant form of RNA. Then yes, which one is on the second number? दूसरे नंबर पे कौन होगा? mRNA. Yes, this side mRNA. Again you are wrong. tRNA is around 15%. 15% of the total RNA is tRNA, and your dear mRNA is only 3 to 5%. मैम जो स्टडी कर रहे हैं वो तो हाँ। mRNA ही है। mRNA की स्टडी कर रहे हैं। अभी आप पढ़ेंगे 99% जो हमारे जीन्स हैं वो नॉन कोडिंग है। हमारा जो डीएनए है वो
बहुत सारा ऐसा है जो नॉन कोडिंग है और फंक्शनल डीएनए बहुत ही कम है। समझ में आ गई बात? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एमआरएनए है क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन को आगे लेकर जा रहा है। इवोल्यूशनरी स्टडी अगर आपने करनी है कि कौन से ऑर्गेनिज्म पहले आए उसके बाद कौन सा है, तो आप आरआरएनए 16S आरएनए की हेल्प लेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में टीआरएनए, ऑल थ्री आर इम्पोर्टेंट। समझ में आ गया? इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, ये राइबोसोमल आरएनए एंड दिस इज ट्रांसफर आरएनए। नाम लिख देती हूँ मैं, दिस इज मैसेंजर RNA, this is ribosomal RNA and this is transfer RNA. Can you imagine which one is the smallest RNA? सबसे छोटा कौन सा है? Ribosome is the smallest subunit, लेकिन ribosomal RNA is not small. Smallest is tRNA. Smallest RNA is tRNA. All important concepts will come in the form of question in detail. जो चीजें बता रही। One more concept related to tRNA. tRNA से related दो और क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर है बच्चों। कौन सा स्ट्रक्चर? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। Who gave this structure? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर किसने दिया था? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कैसा दिखता है मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर की। आरएनए ऐसा होता है टीआरएनए 73 से 92 न्यूक्लियोटाइड से सिर्फ इसके अंदर, इसलिए सबसे छोटा है। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हॉली। given by Robert Holly। किसने दिया था बच्चों? रॉबर्ट होली। दिस इज द 2D स्ट्रक्चर। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये कैसा स्ट्रक्चर है? 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल 2D स्ट्रक्चर है। वन मोर क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, तो इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा? अगर ये क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर है तो इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा? 3D स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा? दिस इज अगेन नीट एग्जाम क्वेश्चन। 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल, इन्वर्टेड एल कैसा होगा? कुछ इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये इन्वर्टेड एल, एल को उल्टा कर दे, इन्वर्ट कर दे, इन्वर्टेड एल, ये 3D स्ट्रक्चर होता है इसका। Done? So this is all about the introduction of this chapter, molecular basis of inheritance, lecture number 1. So I hope this video will be helpful for you all. Do share it with your friends. To subscribe my channel. Don't forget to hit the like button. Goodbye.